व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। ये जो हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च समझ लें, इस्तीफ़ा मार्च समझ लें, कठपुतली निज़ाम के खात्मे का मार्च समझ लें, उसके अंदर कि जो अब ताजिर हैं बेसिकली उनकी जो तंजीम है ऑल पाकिस्तान जन ताजरान, उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया। और ताजिर जो है उन्होंने ये कहा है कि ऑब्वियसली महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो इस तमाम तर महंगाई के बावजूद जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं कर पा रहे, ना अपनी ना दूसरों की, और उनको ऑब्वियसली फिर निशाना ही बनना पड़ रहा है अवाम की दुश्मन तराजी का। इससे पहले मैं पॉलिटिशियंस के पास जाऊं, हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान जम ताजरान। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक बड़ी बहुत अहम डेवलपमेंट है और क्या ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये किसी के एमा पे है, किसी पार्टी के कहने पे की जा रही है, ऑपोजिशन के कहने पे की जा रही है। ताजरों का अपना ये पर्सपेक्टिव है कि इस हुकूमत के खिलाफ जो है अब उनको भी तहरीक का हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में महंगाई जो है वो तो ऑब्वियसली 2-2.5 साल से काबू में नहीं आ रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त तो जो है वो आसमानों पे कीमतें पहुंची हुई हैं, लोग जो है दर दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, ना कोई सस्ती चीज़ मिल रही है ना कोई क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर मैं आपको बता दूं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस मुल्क में वैसे तो लोग गुर्बत से भी मर रहे हैं, महंगाई से ही मर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सादगी की मिसालें कायम करने के दावे किए थे और आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो पुरानी मर्सिडीज और पुरानी BMWs ये सब नीलाम भी कर दी थी कि जी इनका ये एस्कॉर्ट अब होगा ही नहीं। अब ये हुआ है कि इस तमाम तर बदतरीन हालात में जब आवाम पिस रहे हैं, महंगाई से पिस रहे हैं, गुर्बत से पिस रहे हैं, कोरोना से पिसे हुए हैं, पॉवर्टी की लाइन से नीचे मर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ऐवान सदर को 32 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। 32 भी नहीं बल्कि 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है उसको करने की इजाज़त दी गई। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को बुलेट प्रूफ गाड़ियां नवाज रही, दूसरे अवाम जो है उनके पास गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल के लिए तेल के पैसे नहीं हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने आज जो वफाकी काबीना का इजलास जो लास्ट टाइम हुआ उसमें ये अप्रूवल दिया, और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि सदर पाकिस्तान ऐवान सदर जो है उसका जो मुरम्मत का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी बढ़ा दिया गया है। मतलब यहाँ लोगों के मकान टूट गए, नए मकान यहाँ बन नहीं रहे, जिनके मकान थे वो चलाना मुश्किल हो रहा है या टूट गए हैं, जॉब चली गई है। लेकिन हुकूमत ने जो है वो ये बेहतर समझा कि ऐवान सदर जो ऑलरेडी इतना पुरतईश जगह है, जहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी है कि करोड़ों अरबों रुपए का बजट जो है उसको रखा जाए, गुजाइश के रखा जाए, उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया है। उसकी कौन सी ऐसी मुरम्मत है जिसकी ज़रूरत इस वक्त पड़ गई है? लेकिन हुकूमत के अंदर ये हौसला है कि उसे ना सिर्फ अपने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मंगवा ली हैं बुरे तरीन माशी हालात के अंदर जिसमें पाकिस्तान की अवाम जिस चक्की में पिस रहे, बल्कि ऐवान सदर जैसा इदारा जो कि ना एक सिम्बॉलिक इदारा है जिसका हुकूमत की फंक्शनिंग से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ पर तज़ीन और आयश या मुरम्मत का काम अगर 5 साल रुक भी जाए तो कोई चीज़ रुक नहीं जाएगी, लोगों की जिंदगियां यहाँ रुकी हुई हैं, उनके बजट जो है उनमें इजाफा हो गया है। ये हुकूमत की बेहिसी नहीं है, ये सब क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं सबसे पहले तो अली नवाज ऐवान साहब से पूछना चाहूंगा क्योंकि ऑस्टेरिटी ड्राइव तो उन्होंने बड़ी दी थी। अली साहब, ये महंगाई का रोला जो लोग रो रहे हैं, ऑपोजिशन को गोली मारे एक लम्हे के लिए, सबको छोड़े आप लोगों ने पहले गाड़ियां बेची, पुरानी गाड़ियां, अब आपने नई गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ऐवान सदर के लिए मंगवा ली, वो भी 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। ऐवान सदर में मुरम्मत जो है उसका भी आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। इतने बुरे बदतरीन माशी हालात में ये आपको जेब देता था इस गवर्नमेंट को कि सब कुछ करे? और कामरान भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बुलाया। सेकेंडली आपकी बात मेरे कहने पे बिल्कुल ऑपोजिशन को गोली ना मारिएगा फॉर गॉड से। मैं तो कह रहा हूँ उनका जो रोल है उनको अदा करने दें। और जो सबसे बड़ा इशू है ही महंगाई, कामरान भाई यूर राइट, और महंगाई हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू है। जहाँ तक आपने ये बात कर उसको हम हैंडल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, बट है सबसे बड़ा इशू है और लोग बेचारे इस चीज़ से तंग है, नो डाउट अबाउट इट। सेकेंडली आपने कहा कि आपने गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ हमने नहीं मंगाई भाई, वो 2016 के अंदर उनको ऑर्डर किया गया था, उनके पैसे दिए गए थे, वो गाड़ियां अभी आपको डिलीवर हुई हैं, मिली हैं। इससे पहले बिल्कुल ठीक बात है, जो गाड़ियां आई थी हमने उनको बेचा भी था, उससे पहले बहुत सारी चीजों की ऑप्शंस हुई थी। सुनते कामरान भाई जी, जी बिल्कुल ठीक बात है, यू राइट। इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए कि पहले भी किया था, जो जरूरत की है वो आप रखें, जिसके लिए अगर जरूरत है कि फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं, बाकी इससे ज्यादा 36 के 36 रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हुए हैं, और हमारी आपका क्या प्राइम मिनिस्टर एक्सपेंस कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ? क्या आपका प्रेसिडेंट हाउस का जो अखराजात है ज्यादा हुए, कम हुए? नेशनल असेंबली के ज्यादा हुए, कम हुए? क्या किस चीज के साथ
ऐवान सदर में मुरम्मत का जो खर्चा, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया गया आज। सर मुरम्मत मेरे सामने एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं कह रहा हूं तो दे दे मुझे। जी 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 आपने मुझे अगर कहते मैं भी ले आता डाटा, आसान हो जाता हम दोनों के लिए। इन टोटलिटी अगर आप प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा देखेंगे तो कम हुआ, इन टोटलिटी अब नेशनल असेंबली का खर्चा देखेंगे तो कम हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा अच्छा खासा कम हुआ है। तो बात करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कामरान भाई हम उस सिमत के अंदर है। अच्छा सर, आप चले, ये आपका पॉइंट आ गया। अब जरा मैं चाह रहा हूं सबसे पहले आप किसी की बात भी ना सुने। हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। इनसे जरा सुन लेते हैं कि इन्होंने भी आपके खिलाफ जो है वो कह रहे हैं जी हम अब मुजाहमती तहरीक की तरफ जाएंगे। वो कुछ जाना चाह रहे हैं, ऑपोजिशन के चले अपने मकासद हो सकते हैं आपके बकौल केसेस नैब वगैरह ये वो। नईम मीर साहब को मेरी आवाज आ रही है? मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहले सुनवा सकूं जरा। जी आ रही है। अच्छा नईम मीर साहब, आप किस तरह एक सियासी तहरीक का हिस्सा बन गए? नईम मीर साहब, किस वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बन गए? देखें कामरान साहब, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन तो अब तहरीक चला रही है। हम तो गुज़िश्ता 2.5 साल से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं। हमने अपना ताजर मार्च किए हैं, हमने हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ मार्च किए हैं, हमने FBR के दफातर का घेराव किया है, हमने हड़तालें की हैं, एहतजाज किए हैं। और हम बारहा ये बताना चाहते थे हुकूमत को कि ताजर को आसानी और सहूलत देने का दावा करने वाली ये हुकूमत मईशत दुश्मन बन चुकी है और इसने हमारे माश को तबाह व बर्बाद कर दिया है। और रही सही कसर अब हुकूमत ने इस तरह निकाल दी कि अब एक तरफ तो टैक्सों की भरमार है, FBR के नोटिसेस हैं, और दूसरी तरफ इनके जो है वो छापे रुकने को नहीं आ रहे, और इन्होंने होर्डिंग एक्ट्स बना दिए हैं जहां ताजरों का कसूर ही कोई नहीं है। ताजरों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर FIR दर्ज होती हैं, उन पर भारी जुर्माने होते हैं। महंगाई के ताजर बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो नईम साहब, ये कौन जिम्मेदार है? ये माफिया कौन है? माफिया आप भी माफिया नहीं है, आप भी जखीरा अंदोजी आप कह रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन है ये? जहांगीर तरीन का भी कोई कसूर नहीं है, खुसरो बख्तियार का भी कसूर नहीं है, कौन माफिया फिर? जी मैं बताता हूँ ना जी, जब हम इमरान खान साहब की तकरीरें सुना करते थे तो इमरान खान साहब ही हमें बताया करते थे कि महंगाई तब बढ़ती है जब रुपए की कीमत गिर जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। महंगाई तब बढ़ती है जब हुकूमत कर्जे लेती है और फिर नोट छापती है। इमरान खान ही हमें बताया करते थे कि महंगाई तब बढ़ती है जब हुकूमत टैक्सेस लगाती है अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को और अपने पुरताइश एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, जो आप अभी आप जो गाड़ियों की बात भी बता रहे हैं और इसी तरह की और चीज़ें आप बता रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने हमें बताया बिजली गैस की कीमतें बढ़ती हैं जब पेट्रोल की कीमत के अंदर एक बड़ा हिस्सा टैक्स का हुकूमत वसूल करती है। तो ये खान साहब हमें बताया करते थे कि महंगाई के बढ़ने की असबाब और वजूहात तो खान साहब ने अपनी तकरीरों में हमें बयान किए हैं। तब तो खान साहब ये बिल्कुल नहीं कहते थे कि ये जो छोटा ताजर है ये जो है ये महंगाई का जिम्मेदार है। और जहाँ तक होर्डिंग का ताल्लुक है और जहाँ तक अपना नाजायज़ मुनाफाखोरी का ताल्लुक है, तो कामरान साहब ये सारे वो लोग हैं जिनका नेक्सिस होता है हुकूमत और इंतजामिया के साथ, और ये इन्हीं लोगों के दाएं बाएं बैठे हैं। आप एक बात बताइए नईम साहब के प्राइम मिनिस्टर कंसर्न रखते हैं, सिंसेयर है अवाम के साथ कि उनको चीजें सस्ती मिलें, तो फिर हुकूमत बेबस क्यों है इस महंगाई कंट्रोल करने में? आप तो बैठे हुए बीच में, तो आप हमें बताएं ना हुकूमत क्यों बेबस है महंगाई रोकने में? मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के बात को समझा दूंगा और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखें, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर आती है, हुकूमत के अंडर आती है। इन्होंने रमजान के अंदर 50 अरब रुपए का पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स को दिया और मकसद ये था कि सस्ते दामों अवामुन नास को अशिया ज़रूरिया फराहम की जाएंगी। आज यूटिलिटी स्टोर्स की ये हालत है कि वहाँ पर अशिया ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं है, सस्ते दामों तो दरकिनार। हम समझते हैं महंगाई की जिम्मेदार इस हुकूमत की नाअहली है, इस हुकूमत की नामुरादी है, इस हुकूमत की नाकामियां हैं और इस हुकूमत की बदनीयती है। और इस हुकूमत की कोई सिमत ही नहीं है कि महंगाई को जो है वो किस तरीके से टैकल किया जाए। ये गलत तरीके से महंगाई का इशू टैकल कर रहे हैं और ये उस जगह पर जा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर महंगाई के असबाब और वजूहात नहीं है, चूंकि वो सारे माफियाज जो है। चलिए आप मेरे साथ रहिएगा, हमें ठीक है। अली नवाज अमान साहब, ये जो बगल में बैठे हुए लोग, ये इधर बैठे हुए लोग, उधर बैठे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप इसको? और मैं वार्म वेलकम करता हूँ इरशाद भट्टी साहब को और तलाल चौधरी साहब को भी। जी अली नवाज अमान साहब।
चलो ये मीर साहब हमारे ताजिर हैं लाहौर के, ये पिछली गवर्नमेंट में पता नहीं क्या सुनते रहे और अब क्या सुना रहे हमें, पर उनका एक जायज उनकी कोई चीजें हैं हम सुन लेते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ मेरे खदशात क्या है और मेरे इस गवर्नमेंट से मैं इतना एजिटेट क्यों आऊँ, जैसे वो कह रहे हैं मैं 2.5 साल, तो ये पिछली गवर्नमेंट में भी एहतजाज करते रहे। जब इसहाक डार साहब ने 6% टैक्स लगाया था कैश विड्रॉल के ऊपर, तो यही मेरे ताजिर भाई बाहर निकले। मुझे नहीं पता नईम मीर उसमें निकले थे कि नहीं निकले थे, पर ये भाई निकले थे और उस वक्त तहरीके इंसाफ ने उसको सपोर्ट किया था, इसहाक डार साहब ने किया था, असद उमर ने असेंबली में खड़े होकर। क्यों? वी वांट अ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। आप तकरीरें सुनते रहे कि महंगाई होती है, जब सब्सिडी बेस आप अपनी इकोनॉमी चलाते हैं तो महंगाई होती है। हाँ, अगर होर्डिंग एक्ट आएगा तो उन लोगों को डरने की क्या जरूरत है जो होर्डिंग नहीं करते, डरने की तो उनको जरूरत है जो होर्डिंग करते हैं। हाँ, हम चाहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, हम चाहते हैं कि बड़ा ताजिर 50,000 के ऊपर अगर शिनाख्ती कार्ड देगा तो उसको बताना पड़ेगा कि आपने उसने ये चीज किसके लिए बेची है और कहां से ये आई थी। अगर आप ये समझते हैं गलत है, अगर आप ये समझते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं करनी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो सामने चीजें आपके सामने आई हुई हैं, आपको लगता है जो आपने एफएटीएफ को लेके शनाख्ती कार्ड ना सर मैं सवाल तो आपसे बात कर रहा हूं। कामरान भाई सुनते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं महंगाई होती है। आपको उस वक्त बोलना चाहिए जब आपके अखराजात ज्यादा होते हैं और आपकी इनकम कम होती है। पाकिस्तान का टोटल 5500 अरब रुपए की इनकम है और जो अखराजात जा चुके हैं जब हमारी गवर्नमेंट आई थी वो 500 से ऊपर जा चुके हुए थे। मेरा ख्याल है उस वक्त भी नईम मीर को बोलना चाहिए था। हमारी सिमत ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। 22 साल हम एक बड़े 2 माफिया से लड़ते रहे, आज हमने उनको बाहर निकाल किया अवाम के साथ मिलके। अब इंशाल्लाह ताला ये जो छोटे-छोटे ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, बैठे हैं, कोई पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तलाल चौधरी साहब, माफिया को निकालने के लिए गवर्नमेंट आई है और आप इनको निकालने जा रहे हैं। गुजरावाला के जलसे से आपने क्या निकाल लेना, मुझे समझ नहीं आई बात। बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो तलाल भाई आपको सेहतियाबी मुबारक हो, सेहतियाबी मुबारक हो, सेहतियाबी को पहली दफा तशरीफ लाए और मैं ये समझता हूं कि बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगा था अभी थोड़ा अर्सा आप मजीद ना लील हो जाए, लेकिन बड़ी अच्छी बात है वापस आ गए। जी अब आप बताइए। आपकी बहुत मेहरबानी। ऐसा कुछ मैं लील था ही नहीं, जिस तरह की खबरें बनाई गई थी वो खबर थी ही नहीं। खैर उस पर कभी फिर किसी वक्त बात करेंगे। इस वक्त आपने जलसे की बात की है तो कामरान शाहिद साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये वो हुकूमत है जो कहा करती थी कि अगर 5000 आदमी आ जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं कंटेनर दूंगा। आज कंटेनर देने की बजाय कंटेनरों के पीछे छुप रही है। आप बात करते हैं गुजरावाला या गुजरावाला डिवीजन की, आए अपने इस कैमरामैन को कहें मेरे साथ चले। मैं इस वक्त 200 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में बैठा हूं। कोई रास्ता जो कि जीटी रोड का हो या मोटरवे का, वहां पर कंटेनर ना पड़े हों। यहां पर हमारे कारकुनों के घरों में पुलिस और टेलीफोन करके हमारे यहां पर पोस्टर होर्डिंग 200 किलोमीटर दूर उतारे जा रहे हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट लेने से हमें रोका जा रहा है। मुझे ये बताइए, इतना खौफ खतरा सिर्फ इनको एक जलसे से है? इतना क्यों है? क्यों इतनी खोखली हुकूमत है कि एक ऐसा सियासी मुखालिफ जिसकी ये समझ सियासत खत्म हो चुकी है, उसकी 10,000 किलोमीटर से दूर एक तकरीर और तस्वीर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं उसको रोक दो। हमारे इश्तिहारात जो कि आपके टीवी कि उसमें तस्वीर है नवाज शरीफ की, हम उसकी पेमेंट कर चुके हैं। पूरे चैनल्स को हमारे इश्तिहारात रुकवाए गए हैं और जानबूझ कर रुकवाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए मीर साहब कि क्या ये इस हमारा जो एहतजाज है ये उसको भी क्या कहते नहीं करने दे रहे। और हालत ये है कि सुबह 5 बजे इजाजत दी है, अभी तक हमारे वो इंतजामात के जो स्टेडियम भर के दिखाना है। तलाल साहब, आपने शिबली फराज साहब ने चैलेंज कर दिया है, स्टेडियम भर के दिखाना है अगर इस्तीफा चाहिए प्राइम मिनिस्टर का आपको। मेरी बात सुने जी कामरान शाहिद साहब, आप और भट्टी साहब होंगे जज। अगर स्टेडियम के बाहर भी स्टेडियम से ज्यादा लोग मौजूद ना हो तो आप इस्तीफा छोड़ दें। कुछ मेरा ख्याल शर्मिंदा ही हो जाएंगे। स्टेडियम बड़ा छोटा है, आपने लोगों का जोश नहीं देखा। अब कामरान शाह साहब, लोगों से रोटी छिन गई है। मुझे ये बताएं, जिसका आटा 35 से 80 का हुआ है वो कहां जाएगा? जिसकी चीनी 55 से 110 की हुई है वो कहां जाएगा? दवाइयों की कीमतें 400%। और मेरी बात सुने, ताजरान से लेके डॉक्टर से लेके लेडी वर्कर्स तक कौन बाहर नहीं निकला? कौन इनसे तंग नहीं है? बात एक ही है
इंशाल्लाह ताला हमने पहली तहरीक गुजरांवाला जब हमारा लॉन्ग मार्च पहुंचा था तो अदलिया बहाल हुई थी। आज हमने अपना वो रिमेनिंग काम गुजरांवाला से शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला जब मेरे साथ लाहौर में रहिएगा। जलसा होगा क्विकली उससे अली पहले नवाज ये ईमान साहब, कामयाब फिर हो भट्टी साहब के पास जाऊंगा डिटेल से। अली नवाज ईमान साहब, मैं ये नहीं कह रहा, ये बातें अब आ चुकी है कि पुलिस को किस तरह क्या कहा जा रहा है, होर्डिंग्स क्या कहा जा रहा है, जलसे की इजाजत लेट दी जा रही है, वॉट एवर। लेकिन आप ये बता दीजिए कि इतनी कॉन्फिडेंट क्यों अपोजिशन कि आप दिसंबर तक चले जाएंगे और गुजरांवाला का जलसा नुक्ता आगाज होगा? इतने कॉन्फिडेंट क्या महंगाई की वजह से हैं या किस वजह से इतने कॉन्फिडेंट है? थोड़ा आप इस पर नजर रोशनी डालें जरा। नहीं, वो एक तो चीज उन्होंने कहा कि हम पता नहीं नवाज शरीफ साहब की कोई तस्वीर थी जिसको हमने हम तो इनकी तस्वीरें पूरे पाकिस्तान में लगा रहे हैं, इवन इंग्लैंड के अंदर लगवा रहे हैं कोर्ट के कहने पे। उन्होंने कहा ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हुए हैं, इनके इश्तिहार लगाओ भाई हर जगह। हम तो इनके उल्टा इश्तिहार लगा रहे हैं कामरान भाई, ये अजीब सी बातें हम उतार रहे हैं। दूसरा, हमें क्या जरूरत है इनसे डरने की? एक हम अकेली पार्टी 32 सीटें, 5 साल स्ट्रगल की, जलसे किए, रैलियां किए, लॉन्ग मार्च किए, एक पार्टी ने अपने सर पे, इन बेचारों को तो जलसा करने के लिए 8 पार्टियां मिलानी पड़ती हैं, फिर उनको मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देखना पड़ता है। पर फिर भी मैं ये कहता हूं ये इनका राइट है, बिल्कुल करना चाहिए। अब नहीं मिलेगा एनआरओ, अब भी बाहर नहीं आएंगे तो कब आएंगे? बिल्कुल आए, करें जलसा, गुजरांवाला करें, कराची करें, तो आप रोक क्यों रहे हैं के अंदर करें करें, और पता चले कि असल पॉलिटिकल, अच्छा सुने तो सही, असल पॉलिटिकल पार्टी कैसी होती हैं। इनको तो नून को आज तक पता ही नहीं चला ना। ये वाहिद ऐसी पार्टी है पाकिस्तान में जो पहले इक़्तिदार में आई थी, बाद में इन्होंने आके अपनी पार्टी बनाई। तो इनको चाहिए ना आगे, मेरे ऊपर ये जो रो रहे हैं ना बेचारे, मुझे नजर आ रहा है बड़े परेशान है। तो आपके सामने बैठूंगा कामरान भाई, 36 FIR है मेरे ऊपर। फैसलाबाद में हमारा एक शहीद हुआ था लड़का, उस दिन सेम डे इस्लामाबाद में 5 जगह मेरे ऊपर FIR हुई थी। धरने के अंदर मैं 10 दिन जेल रह के आया हूँ, 10 दिन जेल रह गया। तो डरना नहीं चाहिए, शुक्र करें। आपने खुद आ गए अब टीवी के सामने। हम तो पूरी दुनिया तलाल चौधरी को ढूंढ रही थी, शुक्र है तलाल चौधरी टीवी पे नजर तो आया। हम तो खुश हैं इस चीज के ऊपर भाईजान। भाई आगे खुदा खैर करे, आप उनको वापस भेज दीजिएगा भाजी। ये देखा सर, अच्छा। और सर ये पहली बात है, जो सियासी लोग होते हैं वो मीडिया में जाना पसंद करते हैं। ये वाहिद सियासी आदमी जो 2 मिनट मीडिया से गायब रहा है, वो भाईजान ऐसा चले, वो इनकी अपनी पर्सनल चीजें, मैं उसमें नहीं जाता। पर बात ये करने की तरह समझें कि हमें कोई हम तो खुश हैं, हम तो अच्छा। जैसे नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बारे में मुझसे पूछा गया पहली वाली, तो मैंने कहा आनी चाहिए, लोगों को पता चले कि जो बंदा इतना क्रिटिकल बीमार था, जिसके दिमाग में शरियानों में खून नहीं पहुंच रहा था, 4 हार्ट अटैक हो गए हुए थे, उसको प्लेटलेट छोटे बच्चे जितने हो गए हुए थे, कर दिया, हट्टा कट्टा बैठ के 8-8 घंटे मीटिंग देख रहा। मैं तो कहता हूं खुशी देखना। लेकिन एक मैं अपना भट्टी साहब के पास जाऊंगा, फिर तलाल साहब के पास आऊंगा। लेकिन बात ये भाईजान, ये जो आपने बगावत का मुकदमा किया नवाज शरीफ साहब के ऊपर शादरा पुलिस में, तो आपने पूरा जवाब प्रोवाइड कर दिया उनको कि अगर वो वहां पे इंग्लैंड में ये प्ली लेना चाहें कि एक सियासी केस के अंदर मुझे फांसी की सजा हो सकती है, अल्टीमेट वो मिल सकती है डेथ पेनल्टी, तो वो तो वैसे आपके हवाले नहीं करेंगे। भट्टी साहब, सवाल मेरा आपसे बड़ा कैटेगरी को स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मौलाना फजल रहमान का फैक्टर है जिसकी वजह से हुकूमत डर रही होगी, और मौलाना फजल रहमान डिफरेंस डालेंगे, और क्या ये तहरीक जो है ये वो जल्द से जुलूस तक रहेगी, या आप बीइंग एनालिस्ट समझते हैं कि हुकूमत को किसी हद तक हिला सकती है या मुकम्मल हिला सकती है? भट्टी साहब, रीजन जो भी है, महंगाई शंगाई छोड़ें इस बात को, तहरीक तो चल रही है ना विंग की 16 से। पहली बात तो ये कामरान भाई के इससे ज़्यादा मज़े का होता अगर मुझे ये प्रोग्राम बीवी बच्चों के साथ देखने का मौका फराम करते। मैं कुछ चाय शाय पीता, वहाँ बैठ के आराम से देखता और सारी गुफ्तगू सुनता। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल भी एक अजीबो गरीब कल्चर है, रीप्ले है पिछली हुकूमतों का, जो तरीके इंसाफ की हुकूमत कर रही है, कि ये साजिशी हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये शर पसंद हैं, ये इंतशार फैलाने वाले हैं, ये कंटेनर जो लग गए, ये छापे, ये गिरफ्तारियाँ, ये FIR, ये जलसा इजाज़त मसला, ये एक दूसरे को धमकियाँ, ये बड़कें, ये पुलिस गर्दी। हुकूमत बदल गई, अपोजिशन बदल गई, हालात ना बदले, बयानात ना बदले। तो ये मुझे इस पे दुख होता है। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा मसला है मेरे नज़दीक, 2 मसले हैं, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स और दूसरा महंगाई। अब 11 मरतबा वज़ीर आज़म साहब नोटिस ले चुके हैं महंगाई पे। वैसे तो वो ना लेते तो हो सकता है कि ज़्यादा महंगाई शायद इतनी ना होती। 5 काबीना के इजलासों में वज़ीर आज़म साहब महंगाई कर चुके हैं, 3 बार कमेटियाँ बन चुकी हैं।
टाइगर फोर्स बन चुकी है। अब जाके पिछली से पिछली काबीना में पता चला है कि गंदम पर जितनी ब्रीफिंग्स दी गई थी वफाकी काबीना को, सब जाली थी, सब जाली अदाद-ओ-शुमार पे थी। उसकी वजह के 25 लाख टन हमारे पास गंदम है, भेजो बाहर। जब बाहर भेज दी तो पता चला हमारे पास तो अपने लिए कुछ नहीं है और बाकी कुछ दोस्तों ने सिंध पहुंचा दी। दूसरा, हमारे पास 15 लाख टन शुगर पे जितनी प्रेजेंटेशन दी गई वो सारी गलत निकली, जाली अदाद-ओ-शुमार पर थी। 15 लाख टन है, 11 लाख टन जब एक्सपोर्ट की तो कुछ ना बची। तीसरी बात है कि खाने पीने की चीज़ें देखें, बिजली गैस के बिल देखें। आपको पता है कि सिर्फ गंदम और चीनी का सालाना बोझ एक साल में जो हमारी आवाम पर पड़ा है वो 330 अरब, सिर्फ गंदम चीनी का 330 अरब। जेब से गया आवाम की नाजायज की लकीर से नीचे चले गए। मिडिल क्लास सुकड़ गई और गंदम अब रूस से आ रही है और टमाटर प्याज ईरान से आ रहे हैं और हम एक जरी मुल्क हैं। अब आखिरी सेकंड लास्ट बात, आखिरी नहीं कहता, आपको इतराज होता है, महंगाई क्यों? महंगाई इस वजह से कि आबादी बम नंबर 1, आबादी नहीं, मेरा ये एक और सवाल है भट्टी साहब, मेरा सवाल ये था कि ये तहरीक आपको जो है वो आगे चढ़ती हुई नजर आती है, किस हद तक खतरा लेके आ सकती है हुकूमत के लिए? मौलाना फजल रहमान क्या सबसे बड़ा खतरा है हुकूमत समझती है? इसका जवाब दे दें। मेरा ये असल सवाल मेरा ये था, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बातें बताई ये वाली भी, लेकिन अब इसका जवाब भी दे दें जो मेरा सवाल है, प्लीज क्विकली। सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिएगा, 30 सेकंड दे दीजिएगा। ये तहरीक पे अब हमने गुफ्तगू करनी है, अगले अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलती रहना है कि आबादी बम, लागर मईशत, बेहुनर तालीम, अनगवर्नेबल मुल्क, बदनीयती, करप्शन और मिसमैनेजमेंट, ये तो हमें मसाइल हैं। जो इनके मसाइल हैं, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, नाकाम मुआशी टीम, नो फॉलो अप, नो जजा सजा, सर ये पॉइंट आ गया। अब मेरा सवाल, पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, भट्टी भाई मेरा सवाल, गलत फैसले, गलत पॉलिसियां। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब तफसील से लूंगा। सियासी एहतसाब, आखिरी बात एक सुन लीजिएगा, सियासी एहतसाब जो है, सियासी एहतसाब जो हुआ, ये पॉलिटिकल का जो एहतसाब हो रहा है, इस पे सारे जो शुगर वाले, आटे वाले, गंदम वाले, चीनी वाले इकट्ठे हो गए। ब्यूरोक्रेसी, अदम तावन, सर आपका पॉइंट आ गया। कारोबारी, अब मैं ये वाला सवाल आपसे जवाब दोबारा लूंगा। अब ये आपका सवाल का आ गया। तलाल साहब जरा ये बता दीजिए, तलाल भाई, कि ये जो इन्होंने मीडिया से गायब होने वाली बात बताई, इसको साइड पे रखते हैं, लेकिन जब आप मीडिया में नहीं आए 2 महीने तो आप ज्यादा मशहूर हो गए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तक ने आपका नाम लिया और इस तनाजुर में आपका नाम लिया। उन्होंने कहा मैं जमहूरियत हूं, और ये जो करप्ट लोग यानी आप लोग जो है जलसे करने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं, ये बेसिकली क्यों करने जा रहे हैं? क्यों करप्ट लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं? उसमें उन्होंने आपकी मिसाल देके आवाम को बताया, जरा वो सुन लेते हैं क्या कहा, फिर सवाल पुट करूंगा। सुनवाएं जी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया? मैंने सोचा या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है, लेकिन फिर चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया। इसमें पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन के अंदर न शर्म नाम की कोई चीज है जो नवाज शरीफ साहब को फॉलो कर रहे हैं, और डफर लोग हैं बेसिकली इसलिए फॉलो कर रहे हैं, वरना आपकी लीडरशिप ईमानदार नहीं है। और उसमें उन्होंने आपकी मिसाल दी। तो ये जरा बता दीजिए कि आप लोग नवाज शरीफ साहब को क्यों फॉलो कर रहे हैं, जबकि बगौर प्राइम मिनिस्टर वो एक करप्ट आदमी है, एक मफरूर इश्तिहारी है वो। देखिए, एक ये दुआ करनी चाहिए कि आपका सियासी दुश्मन कभी कम ज़र्फ ना हो, कभी छोटी सोच का मालिक ना हो। और अगर मैं जवाब देना चाहूं तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से ये हक बजानिब रखता हूं। मैं कैलिफोर्निया से शुरू होऊंगा, मैं रेहाम खान की किताब तक आऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे ये जेब नहीं देता। उन्होंने अपनी सोच का, अपने लेवल का जो है ना वो मुजाहिरा कर दिया है। अब मजीद अगर मेरे से करवाना है तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा और अल्लाह की मेहरबानी से लोग सुनेंगे। मुझे ये बताइए कि यानी ये वो वजीर आजम है कि जिसको ये फिक्र नहीं है कि भाई वो जो 35 की आटा था वो 80 रुपए का हो गया है, वो चीनी जो 55 की थी वो 110 की हो गई है, वो दवाई जो 100 की थी वो 400 रुपए की है, वो बिल बिजली का जो 1000 रुपए था वो 4000 रुपए पे है।
तो मेरी बात सुनिए, ये क्या आप ये समझते हैं कि क्या मुल्क इस तरह चल सकता है कि जो आवाज उठे, किसी को चोर डाकू कह के, किसी को मुकदमे बनाकर, किसी को स्कैंडलाइज करके दबाने की कोशिश की जाए? यानी ये इनको कितना मैं चुपता हूंगा कि ये तकरीरों में भी नाम लेते हैं, और नाम किस तरह लेते हैं, किस लेवल पर बात करते हैं कि अगर मैं करूं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। बाकी रही बात, ये सारा कुछ इनकी जो सोच है और इनका जो लेवल है वो आपके सामने है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं मेंबर हूं या ना हूं, मैं अहल हूं या ना अहल हूं, मैं मेरे खिलाफ कोई जो मर्जी बात करे, मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा। मैं अहल ना अहल मेंबर नहीं, मैं वफादार कहलाना चाहता हूं सियासत में, लोटा नहीं। नवाज शरीफ का वफादार जो आइन की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, और जमहूरियत वो नहीं होती जो तंग दिल हो, जिसको एक जलसा जिससे ना सहा जाए। जमहूरियत नालायक नहीं होती, जमहूरियत नाअहल नहीं होती, जमहूरियत छोटी सोच की नहीं होती, जमहूरियत जातियात पे नहीं होती। जमहूरियत जो है वो वोटों से होती है। जमहूरियत बगैर वोटों से आए हुए आरटीएस सिस्टम बंद कराकर आए हुए लोगों को जमहूरियत का क्या पता। और मेरी एक बात सुने, क्या ये जमहूरियत है कि एक जलसा आपसे बर्दाश्त नहीं होता? क्या यह जमहूरियत है कि आपने इश्तिहार लगाने हैं तो चीनी चोरों का लगाएं, आटा चोरों को लगाएं, अद्वियात चोरों का लगाएं, का लगाएं, और अली भाई बहुत हंस रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूं क्यों हंस रहे हैं? वजीरों की तस्वीरें लगाएं। वजीर, ठीक है। अली भाई ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर को इस लेवल तक जाने की क्या जरूरत थी? हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि किसी जाती मसले पे वो कभी भी नहीं आए। वो तो तलाल साहब के मसले पे क्यों है, इसको जरूर रिस्पॉन्ड कर दिए। दूसरा, उन्होंने पूरी PMLN की पार्टी को डफर भी कह दिया, गैर ईमानदार भी कह दिया जी, कि जी वो फॉलो कर रहे हैं नवाज शरीफ को, तो वो ईमानदार भी नहीं है, वो डफर भी। अलग अलग जवाब दे देता हूँ, दोनों चीजों का अलग अलग जवाब दे देता हूँ। एक तो उन्होंने बात की, वाकई ये बात सच है और हर एक का ट्रैक रिकॉर्ड जानता है, और ये भी जानता है कि कमजर्व कौन था, कौन अपोजिशन में किस तरह के ताने सुनता रहा, किसकी बीवी के खिलाफ FIR हुई, किसकी फैमिली के बारे में बातें हुई, और कैसे कैसे लोगों ने की, और उनका नाम गाली गलोच ब्रिगेड पड़ गया। मैं उस चीज़ में नहीं जाना था, मुझे पता है कमजर्व, और उनका इसीलिए सामने लाया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है चौधरी निसार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे कहा गया नवाज शरीफ ने कि आपने उनकी फैमिली के बारे में बात करनी, तो उन्होंने मना किया, तो फिर ख्वाजा आसिफ से कराई गई। तो ये तो इनका वतीरा है, तो उनको चाहे वो नुसरत भुट्टो, चाहे बेनजीर भुट्टो, चाहे जो, और ये मैं बताऊं होता क्या, मकाफात अमल है ये, शायद भाई और कोई चीज नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, ये मकाफात अमल है। मैं इससे ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल, इन्होंने बात ये भी ठीक की कि हाँ जमहूरियत ये नहीं होती, जमहूरियत करप्ट भी नहीं होती। लेकिन भाई एक बात बताइए, मेरा पॉइंट आपसे, सर मेरा एक सवाल है, मेरा आपसे जमहूरियत में, सर मेरा एक सवाल है जी, ये आप प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जो लोग नवाज शरीफ को फॉलो कर रहे हैं वो लोग डफर हैं, या वो लोग बेशरम हैं, वो लोग ईमानदार नहीं। यार पाकिस्तान के 1 करोड़ से ऊपर अवाम ने उनको वोट दिए, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी इमरान खान साहब जो है आज किसी और के वोट से बने, तहरीक इंसाफ के, कल वो शायद नून लीग के वोट भी चाह रहे हो लेना। तो आप इतनी बड़ी कौम को, इतनी बड़ी आवाम को पंजाब में तो उनका डफर नहीं कह सकते जी। जी सर, अब आप बताएं। भाई मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, मैं उस बंदे की नहीं बात कर रहा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिससे जस्टिस सईद खोसा साहब जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार साहब जो अभी के चीफ जस्टिस हैं, उनका जो 2 जजेस ने एक फैसला दिया था जब JIT नहीं बनी थी, अगर आप है तो वो पढ़ के सुना दें। उसके बाद फिर JIT बनी, और ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा जी, और जजेस का ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद बहुत टाइम हो गया, ब्रेक लेंगे। ये भट्टी साहब और बाकी पैनल से मेरा सवाल यही है बेसिकली कि क्या ये सिर्फ प्याली में एक तूफान है, या कोई बहुत बड़ा खतरा है इस हुकूमत को? और अगर खतरा है तो फिर ये इकॉनमी कहां जाएगी? अभी से इनसिक्योरिटी फैल जाएगी कि एक हुकूमत जाने वाली है, तो फिर किस तरह इकॉनमी सही रहेगी, किस तरह स्टॉक एक्सचेंज सही रहेगी, ये मुल्क किस तरफ जाएगा? एक ब्रेक लेंगे जी। भट्टी साहब, मौलाना फजल रहमान कितना बड़ा खतरा है इस गवर्नमेंट के लिए? ये तहरीक सिर्फ 1 दिसंबर तक का एक सरमनी है, ये क्या है? जी 1 मिनट जी, आ रहा हूं। भट्टी साहब जरा सवाल ले लूं मैं। जी भट्टी साहब, अब जवाब दे दें सवाल का। जी मैं दे देता हूं। सबसे पहले तो बिलाशुबा 1-2 जुमले कहने हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून और स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने बहुत बिलो द बेल्ट बातें करवाई या की, जब बहुत सारी, लेकिन इमरान खान साहब को बहैसियत वजीर आजम ये बात नहीं करनी चाहिए थी।
चाहिए थी, उन्हें अपने सियासी मुखालिफ का एहतराम करना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी बात है, मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ, अली अहमद अवान साहब और तलाल साहब का, कि उन्होंने मजीद इस पर कोई बहस बात नहीं की। अब मेरा सवाल, और तलाल साहब हो, इरशाद भट्टी हो या आप हो, कोई हर बंदे को हक हासिल है उसकी पर्सनल लाइफ का। बिल्कुल सही है, थाने नहीं, बिल्कुल, इसलिए हमने तो कभी प्रोग्राम में भी डिस्कशन नहीं की, ये बात सही है। सियासत और सही है, और ये सियासत और सहाफत ने बड़ा गंदा रोल अदा किया 3-4 दिन। मुझे शर्म आती है उस रोल पर कि हम इतने गिर गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं। बिल्कुल सही सर। अब आप मेरा सवाल। बिल्कुल, देखिए जी 126 दिन धरने दिए इमरान खान साहब ने, और उसके बाद कमाल जलसे किए थे मुल्तान में, कराची में, लाहौर में, सारी जगहों पे कमाल। तो क्या हो गया, एंड रिजल्ट क्या निकला था? धरने उठा के घर चले गए थे। तो ये जो है, इसमें बिलाशुबा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला उसकी या सबसे बड़ा उसका वो जो है, ठीक है, वो है उसकी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। और ये भट्टी साहब आप कह रहे हैं कुछ होगा नहीं इससे, होंगे, मगर हुकूमत नहीं आती, मगर इसका कुछ होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब मुझे बिल्कुल ठीक है, जो जिस तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और इस पे नहीं होना चाहिए कि जलसों से या धरनों से हुकूमत। सही है, बिल्कुल ठीक है। तलाल भाई, आपकी गवर्नमेंट का तो अपना ये मौकफ था कि धरनों से हुकूमत ही जानी चाहिए, और आपकी गवर्नमेंट भी नहीं गई, तो आप अब किस तरह दिसंबर तक खुशफहमी मुब्तला हो गए कि इन जलसों से इनको घर भेज देंगे, या पूरे निजाम के इधर पे हो गए हैं आप? देखिए, एक तो कामरान शाहिद साहब बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ समझ जाएं कि ना हम जब धरना एहतजाज कुछ करेंगे तो पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे, पीटीवी पे करेंगे, शलवारें सुप्रीम कोर्ट पे लटकाएंगे, या हम कोई गैर आईनी गैर जमहूरी इकदाम के लिए पुकारेंगे किसी को कि तुम आ जाओ और एम्पायर उंगली खड़ी कर दे। बिल्कुल नहीं, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम जलसे करें, हम प्रेशर बिल्ड करें, और उसके बाद एक मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जाए। वफाक की हुकूमत सिर्फ 4 वोटों से बनी हुई है और पंजाब की हुकूमत सिर्फ 1 वोट से चल रही है। अवामी प्रेशर से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और हम ये समझते हैं कि हम आईनी कानूनी तरीका जो मौजूद है अर्ली इलेक्शन, सर आईनी कानूनी तरीका तो तलाल भाई मेरी बात सुने, वो तो आप ख्वाब देखने पाबंदी नहीं, इमरान खान ने तो इस्तेमिया नहीं तोड़नी। आईनी तरीका तो एक ही है कि आप नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए। लेकिन मैं 1 मिनट आपको दोबारा वापस आता हूं। अली नवाज अवान साहब प्राइम मिनिस्टर किसी भी सूरत में इस्तीफा तो नहीं देंगे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर एहतजाज बहुत बढ़ गया, इनका धरना हो गया, तो फिर वो शायद इस्तीफा दे दें या मिड टर्म इलेक्शन करा दें? जी, What is his mind? अच्छा, पहले मैं अपनी पहली वाली बात पे आता हूँ। आपने डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, बीच में आप चले गए, इससे मसला होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो गए, जस्टिस गुलजार साहब हो गए, 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और उन्होंने कहा ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके। इन लोगों ने जो पैसा बाहर भेजा है उसका ये मनी ट्रेल नहीं दे सके। उसके बाद हाई कोर्ट इनको कह रहा है ये धोखे से बाहर गए, उनको कह रहा है ये इनको इनके इश्तिहार लगाओ पूरे पाकिस्तान के अंदर। एहतसाब कोर्ट से ये कन्विक्टेड है, कोई कोर्ट बची नहीं है। और उसके बाद आप हम उस डेमोक्रेसी को नहीं मानते जिस डेमोक्रेसी के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ जाए डंडे लेके। ठीक है सर, ये आपका जो बंदा हो उसे आप सदर पाकिस्तान बना दे। मैं नहीं मानता उस जमहूरियत को जिस जमहूरियत में जज को फोन करके कहा जाए कि मेरे ओपोनेंट को। बिल्कुल ठीक है सर, ये बड़ी गलत बात है, गलत रवायत है, आप सही कह रहे हैं, आप जो बादशाह तो जो मैं उस जमहूरियत को नहीं मानता, ये तो नाम की जमहूरियत है। आपकी हुकूमत है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बादशाह सलामत बनना चाह रहे थे। अगर ये प्रेशर बहुत बिल्ट हुआ तो इमरान खान सर देखें, फिर यही मसला होता है ना कामरान भाई। लेट मी टॉक 1 मिनट, मैं उसके बाद चीज पे आता हूं। अच्छा, मैं इरशाद भट्टी साहब ने जो बात की 25 लाख टन वाली, 2 मिलियन टन वाली शुगर वाली, मैं उनसे एग्री करता हूं। सर यही तो हाल है। ये कहते हैं 5.8% पे हम ग्रोथ लेके जा रहे थे, और हम कहते हैं कि एक इदारा पाकिस्तान का बता दो जिसने तरक्की की हो, जिसको माइनस से प्लस में ले आओ, जो प्लस में था उसे माइनस में ना लेके आओ। एक इदारा नहीं। यही तो हाल है। हमारे इदारों के पास जो निजाम है वो खत्म होकर रह गया हुआ है, और इसीलिए तो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो इसके ऊपर कमीशंस बैठते हैं और माफिया इकट्ठा होता है। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं, खुदारा अकेली पार्टी, पूरे 22 साल स्ट्रगल, जैसे इरशाद भाई कह रहे थे, जल्द से जुलूस, ये हमें प्रेशर में लेके आएंगे। हमसे ये क्या चाह रहे थे, ये रोड पे क्यों आए हैं, ये क्या चाह रहे थे कि आप हमें एनआरओ दे दो। जब इनको परमानेंट ना हो गई है,
जब उनको परमानेंट ना होगी ये कह रहे हैं हम रोड पे आ रहे हैं। मुझे बताइए दो चीजें हैं, या तो क्या है ना जी गवर्नेंस बैड है तो सबसे पहले तो इनको सिंध की तरफ रुख करना चाहिए। 13वां साल है इस गवर्नेंस का। क्विकली वहाँ तो नहीं जा तलाल रहे। साहब आप अगर महंगाई है भट्टी तो साहब जी अली भाई आपका पॉइंट आ गया। तलाल साहब योर एंड देन भट्टी साहब। जी तलाल साहब, would you like to respond? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जमहूरियत ये है और ये एहतसाब की सजाएं ये हैं कि जज साहब खुद वीडियो बनवा, वे कहते हैं कि मुझ पे प्रेशर डाला गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, और पाकिस्तान में अनोखे फैसले सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होते हैं? पहली JIT बनती है, पहले अपना जज साहब सुपरवाइज करते हैं, टाइम बाउंड किया जाता है, और तलाल भाई मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे judges ब्रेक हैं, के लिए वो कहा जा रहा है। blackmail वापसी होते में हैं। आके भट्टी साहब का ओपिनियन भी लेने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक। मेरे लिए सवाल यह अहम नहीं है कि हुकूमत मिड टर्म में जाएगी, दिसंबर में जाएगी या नहीं जाएगी, 5 साल पूरे करेगी। असल मसला ये है कि ये अवाम अगले 2.5 साल भी उसी तरह जलीलो ख्वार होंगे जिस तरह के इस 2.5 साल में होते आ रहे हैं, महंगाई और गुर्बत के हाथों, या इनकी कोई बचत हो जाएगी। नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.